आ जाइए, इसमें है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स में देखिए क्या है, शुरुआत में तो थोड़ा सा थ्योरेटिकली है, उसके बाद थोड़ा सा समझने वाला है। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव एंड हेंस दे डू नॉट अकर एज फ्री एलिमेंट्स इन नेचर। तो जो अर्थ क्रस्ट है, जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, वही एक मेजर सोर्स होता है मेटल्स का। तो मेटल्स का हमेशा यही होता है कि ज़मीन की खुदाई करते हैं तो मेटल्स हमें मिल जाते हैं। 44 तो जो ज़मीन की खुदाई करते हैं तो हमें मेटल्स मिल जाते हैं। अब इसमें ये है कि जितने भी मेटल्स हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो नेचुरली नेचर में ऑक्सीजन से या किसी भी गैस से वो रिएक्ट कर जाते हैं। इस वजह से मेटल्स जो है वो फ्री स्टेट में नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ज़मीन को खोदा और आपको लोहे के टुकड़े पड़े हुए मिल गए, ऐसा नहीं होता। आपको क्या होगा कि उसका ओर मिलेगा। उसका ओर मतलब क्या है कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म मिलेगी और उससे आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के मेथड को ही हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर फाउंड इन द फ्री स्टेट एज मेटल्स। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि रिएक्टिव नहीं होते हैं, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। तो ये फ्री स्टेट में मिलते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते नेचर में किसी भी गैस के साथ। नोट: कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स अकर इन फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। तो कॉपर और सिल्वर जो है वो अपनी फ्री स्टेट में भी नेचर में हमको अपनी फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और किसी न किसी कंपाउंड की फॉर्म में भी मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आइए पेज नंबर 45 पर। ऑल द मेटल्स which are placed above copper in the reactivity series are found in nature only in the form of their compounds। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर जितने भी मेटल्स आते हैं, चाहे जिंक हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, जितने भी मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आते हैं, वो सारे के सारे हम ये कहते हैं कि वो किसी न किसी कंपाउंड की फॉर्म में हमको मिलते हैं। दे आर फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। फिर बात करते हैं मिनरल्स एंड ओर्स की, पेज नंबर 45 पर। तो मिनरल्स एंड ओर्स में है द नेचुरल मटीरियल्स, पेज नंबर 45। The natural materials in which the metals or their compounds are found in earth are called minerals। हम ये कहते हैं कि जिन नेचुरल मटेरियल्स में कोई भी हमको मेटल या फिर उसका कंपाउंड नेचर में मिलता है, उसी को हम मिनरल्स बोल देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमने कहा कि आयरन है, तो आयरन का जो ओर है वो होता है हेमेटाइट। तो आयरन सीधा आयरन नहीं मिलता हमको, हेमेटाइट मिलता है। हेमेटाइट का प्योरीफिकेशन प्रोसेस होता है, उसको साफ़ करके हम आयरन को ऑब्टेन कर लेते हैं। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है, तो बॉक्साइट की साफ़ सफाई करते हैं तो हमको एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो देखिएगा, these minerals from which the metals can be extracted conveniently and profitably are called ores। ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है आराम से, कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली का मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मिनरल से मेटल ऑब्टेन करा और आपको उसमें इतना नुकसान हो गया, इतना आपका खर्चा आ गया कि आप ये कह रहे थे इससे तो मिनरल ही अच्छा था, मेटल एक्सट्रैक्ट करने का मुझे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो गया। तो वो अगर आप कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो उस मिनरल को हम ओर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, सो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। जितने भी ओर्स हैं वो सारे के सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बोलते हैं कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं, जैसे कि हम ये बोलेंगे कि बॉडी के लिए कुछ एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जिनको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है, तो हम ये कहेंगे कि क्या उन मिनरल्स की हेल्प से आप किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? कहेंगे कि नहीं। जिन मिनरल्स की हेल्प से कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके उनको ओर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ओर्स क्या है? मिनरल्स का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते, ठीक है। सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते, सारे मिनरल्स से मेटल्स एक्सट्रैक्ट नहीं होते, ठीक। अब आ जाइए मेन टॉपिक पर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करा जाता है? To obtain a metal from its ore is called extraction of metal। The various processes involved in the extraction of metals from their ores and refining are known as metallurgy। तो जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में, उस प्रोसेस को ही हम मेटलर्जी बोल देते हैं। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद द 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर आर। तो 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसको बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जिसको बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी ओर में, जैसे मान लीजिए कोई भी मिनरल मेरे को मिला
और मेरे को ये समझ में आ गया कि ये जो मिनरल है इससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो उसको किसी ना किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको थोड़ा सा घना बना रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, मतलब इसलिए कहते हैं कि आपने उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये, ज़्यादातर कॉपर सल्फेट में डाला जाता है उसको, बाकी मैं अभी बताऊंगा 2-4 मेटल्स के एग्जाम्पल दूंगा। तो पहला प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। कंसंट्रेटेड ओर को फिर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, ये दूसरा प्रोसेस होता है कन्वर्जन का। और फाइनली जो तीसरा प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। ये अगर मेटल इम्प्योर है, इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि गंदा है ना, इम्प्योर का मतलब ये है कि आयरन है, अब आयरन के अंदर मुझे तो प्योर आयरन चाहिए, पता चला आयरन के अंदर और भी कुछ चीज़ें मिक्सड हैं, तो हम वो जो मिक्स चीज़ें हैं उनको इम्प्योरिटीज़ बोल देते हैं, उनको रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। पहला प्रोसेस होता है मेटलर्जी में, सीधा समझ लो यही कर देना पेपर में। पहला प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, या एनरिचमेंट ऑफ ओर। दूसरा प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू अ मेटल। और तीसरा प्रोसेस होता है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग करना, मतलब उसको प्योरीफाई करना। फर्स्ट प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, earthy particles, limestone, mica, etc. present in an ore are called gangu. इनको गैंगू बोल देते हैं, ठीक है, GANGUE। तो कई बार क्या है, जैसे मान लीजिए हमने बॉक्साइट निकाला ज़मीन के अंदर से, अब उसके अंदर कुछ सैंड भी मिक्सड है, कुछ उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी मिक्सड हैं, कुछ मिट्टी भी मिक्सड है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो जितनी भी सारी जो गंदगी है, इसको हम बोल देते हैं गैंगू, ठीक है, GANGUE। Before extracting the metal from an ore, it is necessary to remove these impurities or gangu. By removing the gangu, we get a concentrated ore containing a much higher percentage of metal. तो सबसे पहला जो काम है उसमें आपको क्या करना होता है, ये सैंड, अर्थी पार्टिकल्स, रॉकी मटेरियल्स और आपका माइका, इन सारी चीज़ों को, यानी कि कलेक्टिवली इन सबको गैंगू बोलते हैं, इनको सबको रिमूव करना। तो ये आता है आपका कंसंट्रेशन वाले प्रोसेस में। सेकंड देखिए, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको मेटल में कन्वर्ट करना, मतलब आपने सारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव कर दी, तो अब जो आपके पास मेटल बचकर आया उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड मेटल, मतलब इसमें मेटल की जो परसेंटेज है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, मिट्टी जो कचरा था वो सब आपने रिमूव कर दिया। तो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर्स वी कैन ग्रुप ऑल द मेटल्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो मेटल्स को हम 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर देते हैं। एक तो होते हैं हाईली रिएक्टिव, एक लेस रिएक्टिव और एक होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मतलब जरा से में बहुत ज़्यादा रिएक्शन करेगा, जैसे कि सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। तो सोडियम पोटेशियम का इधर सोडियम है ना, पोटेशियम है, क्या है, पेपर की तैयारी कर रहा है, उनका पेपर है भाई का जर्मन। अच्छा, आप सबके पास जर्मन वगैरह कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज है? नहीं, हिंदी। अच्छा, जैसे उसके पास जर्मन है तो हिंदी नहीं होगी। सेकंड है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का मतलब क्या है कि भाई वो मॉडरेटली रिएक्ट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से रिएक्शन नहीं होता, उसका मॉडरेटली होता है। फिर थर्ड था लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि गोल्ड होता है, गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करता किसी के साथ। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि फिर ना हमने 3-4 कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये आ जाएंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के अंदर, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो फिर आ जाएंगे जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये आ जाएंगे मॉडरेटली रिएक्टिव में। मॉडरेटली रिएक्टिव मतलब हल्का फुल्का रिएक्ट करते हैं। फिर एक और कैटेगरी आएगी लेस रिएक्टिव मेटल्स की, उसमें आ जाएगा कॉपर और मरकरी। तो कॉपर एक ऐसा मेटल है जो लेस रिएक्टिव में भी आता है और मॉडरेटली रिएक्टिव में भी आता है। कॉपर के हम बर्तन यूज़ करते हैं जनरली, आपने देखा होगा पुराने टाइम में, मतलब राजा महाराजाओं के टाइम में, तब तो खैर सोने के बर्तन भी यूज़ हुआ करते थे, तो फिर कॉपर के बर्तन बड़े यूज़ होते थे। तो कॉपर में क्या है कि अगर हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो ये बताते हैं कि भाई उसका थोड़ा बहुत जो पार्टिकल्स हैं वो अगर बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो वो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। और मॉडरेटली रिएक्टिव उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉपर का बर्तन जब आपने नया नया लिया तो ऐसा चमचमाता हुआ होगा जैसे सोना, लेकिन धीरे धीरे उसका रंग जो है वो डल पड़ने लगता है। इसका मतलब क्या है, और वहीं आप एक आयरन का बर्तन ले लो तो वो आज चमचमा रहा है, कल तक काला पड़ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्शन हो जाता है उसका आयरन के साथ, तो उसके ऊपर रस्ट की एक लेयर जम जाती है जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं।
कॉपर पर भी रस्ट की लेयर जमती है, लेकिन वो बहुत धीमा प्रोसेस है, इसलिए बोलते हैं कि वो मॉडरेटली रिएक्ट कर रहा है, मतलब धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद हम अगला देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, हाईली रिएक्टिव का, मॉडरेटली रिएक्टिव का और लेस रिएक्टिव का। देखिएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। मॉल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स, उनके पिघले हुए क्लोराइड्स या पिघले हुए ऑक्साइड्स का रिडक्शन करा जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तो जैसे मैं सोडियम मेटल की बात करता हूँ, तो सोडियम मेटल कैसे मिलेगा, अभी एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। क्लोराइड ऑक्साइड मिलते हैं या फिर बनाते हैं? मिलते हैं और कई केसेस में बनाए भी जाते हैं। जैसे देखिएगा, मुझे सोडियम चाहिए, अब सोडियम का ये है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि नेचुरल स्टेट में सोडियम कैसे मिलेगा, नेचर में कैसे मिलेगा। तो मैं ये कहता हूँ बड़ा आसान सा तरीका है, समंदर में जाओ, पानी निकालो और पानी को एक बड़े से कंटेनर में रख कर और धूप में रखो, पानी उड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम तो है ना, अब क्लोरीन को रिमूव करना है, तो मुझे सोडियम, अगर मैं क्लोरीन को रिमूव कर पाऊँ तो मेरे पास सोडियम आ जाएगा, समझ रहे हैं। सोडियम क्लोराइड ही तो है जो नमक है, जो खाने का नमक होता है। तो आप ये देखिएगा कि नेचुरली हमको सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। अब सोडियम क्लोराइड को थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा गर्म करना है, नमक को एक बर्तन में डाला और गर्म करना है। तो जब वो गर्म करते हैं नमक को, तो एक लिमिट तक धीरे 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 वो गर्म होते 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 फिर उसका ना पेस्ट बनने लगता है नमक का। तो उसी को हम ये बोलते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म नहीं है, वो मॉल्टन फॉर्म है। मॉल्टन फॉर्म का मतलब क्या, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड बोलते हैं, पूरा लिक्विड भी नहीं, पूरा सॉलिड भी नहीं, ठीक। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो मॉल्टन स्टेट में पहुंचा सोडियम क्लोराइड, अब आपने क्या करा, अब आपने दो इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड और एक एनोड, उसको लेकर और उसमें आपने डिप कर दिया मॉल्टन सोडियम क्लोराइड में। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चुटकी नमक, ठीक ठाक नमक लिया, ठीक है, नहीं तो उसको डिप कहाँ करोगे, जरा से डिप कहाँ होगा, ठीक है। तो आपने उसको डिप कर दिया, डिप करने पर क्या होगा कि जो उसके आयन्स हैं, एक तो सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन, ये दोनों टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो इस तरह से मुझे सोडियम मेटल मिल गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको दिखानी होगी, कुछ नहीं, NaCl लिखना है और NaCl के बाद में नीचे मेंशन कर देना है मॉल्टन, फिर एरो लगाकर इलेक्ट्रोलिसिस कि मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, और फिर राइट साइड में आप लिखेंगे सोडियम अलग मिल गया और Cl2 अलग मिल गया, और फिर उसको आप जो इक्वेशन है, इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, बस ये करना। उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि भाई ये तो पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो होता है वो बेहद आसान प्रोसेस है। देखिए, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस एट द टू इलेक्ट्रोड्स। तो दो इलेक्ट्रोड्स पर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं वो देखिएगा। सोडियम है ना, जैसे हमने क्या करा ये सोडियम क्लोराइड मॉल्टन स्टेट में था, मॉल्टन का मतलब पिघली हुई स्टेट में, मतलब पूरी तरीके से पानी नहीं था, पूरी तरीके से, और सॉलिड भी नहीं था, सेमी सॉलिड था। अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, तो सोडियम मिला और Cl2 मिला। तो क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कभी भी अकेले नहीं मिलते, हमेशा अपने साथ अपने भाई को लेकर आते हैं, डाई एटमिक स्टेट में एडजस्ट करते हैं, Cl2, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, इसमें Na जो है, Na का एक एटम है, इधर भी Na का एक एटम है, तो Na तो सेटिस्फाइड है। इधर क्लोरीन का एक एटम है, लेकिन क्लोरीन के दो एटम है इधर, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो सोडियम का बैलेंस बिगड़ गया। अब सोडियम के आगे भी आपने 2 लगा दिया। तो अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास 2 ही तो सोडियम के एटम मिल रहे हैं और 2 ही क्लोरीन के एटम मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एनोड पर मिलेगा सोडियम, क्यों, एनोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल? सर वैसे एनायन नेगेटिव होता है ना, एनायन नेगेटिव होता है और एनोड होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो आप ये देखिएगा कि पॉजिटिव आयन कौन सा हो गया, सोडियम, तो सोडियम ही तो एनोड पर मिलेगा। तो एनोड पर मैं देखूंगा कि हमारे पास Na है, तो Na के 2 एटम है, तो ये क्या करेगा, ये ना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर उसका 11, तो टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास 11 हो गए।
तो पहले शब्द में 2, दूसरे शब्द में 8 और तीसरे शब्द में 1, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, डोनेट कर देता है। तो 2 वहाँ से। तो अब 2 Na है ना यहाँ पर बैलेंस करा, तो 2 Na है, तो 1 होता तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, अब 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस। अच्छा एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, एनोड नहीं कैथोड लिखेंगे यहाँ, कैथोड पॉजिटिव होता है। नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, और जो सोडियम है, सोडियम हमारा पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव भी तो नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर बैठेगा, पॉजिटिव भी तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मैंने ये कहा कि हमारे पास कैथोड पर सोडियम आयन मिला है, सोडियम आयन मिला है, आयन का मतलब क्या है 1+, 1+ का मतलब क्या है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो भाई 2 है तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो उनके पास जो है अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो सोडियम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ये समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया हो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 सोडियम -2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 Na1+, एक ही बात है। माइनस का मतलब क्या है कि 2 सोडियम है तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो सब्ट्रैक्ट ही तो होंगे उसमें से, सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या मिल जाएगा Na1+, समझ गए? ठीक है, तो ये तो कैथोड पर हुआ। अब सिमिलरली एनोड पर देखेंगे, एनोड हमारा कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वाला जो आयन है वो जाकर चिपकेगा वहाँ पर। तो मैंने क्लोरीन लिया, क्लोरीन का जो वैलेंसी है वो 1- होती है, और क्लोरीन के भी 2 एटम तो 2 लिख दिया है। तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, इसने लिया ना बाहर से, तो एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो भाई 2 क्लोरीन कितने लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन लिए उतने एक्चुअल में क्या है कि इसको दूसरे तरीके से आप समझो, इसको यहाँ पर देखो Cl2, कि Cl2 क्लोरीन का क्या काम है, कि क्लोरीन से उसका आयन कैसे बना, कि क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बाहर से एक्सेप्ट करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 का मतलब 2, 8 और 7, तो ये बाहर से क्या लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो अगर मेरे पास 2 क्लोरीन है, तो ये क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेंगे, तो +2 इलेक्ट्रॉन, तो तब जाकर मेरे पास क्लोरीन माइनस वाला आयन बन गया। तो इसको ऐसे लिखने की बजाय आप +2 को अगर इधर ले आओगे तो -2 इलेक्ट्रॉन, ये वो निकला, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, जैसे लिखो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बताइए विधि क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब है लाइक सोडियम, पोटेशियम कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ लगभग एक जैसी ही होती है, तो जैसा सोडियम है बिल्कुल वैसा ही पोटेशियम। उसके बाद अगला देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। तो सोडियम हो गया हाईली रिएक्टिव, पोटेशियम हो गया हाईली रिएक्टिव। अब अगला एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम भी हाईली रिएक्टिव की कैटेगरी में आता है। 5 हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इससे पहले वाले पेज पर लिखे हैं हाईली रिएक्टिव वाले। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आ जाएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही आता है, अब इसमें न्यूमेरिकल है ही कम, मेटल नॉन मेटल। थ्योरेटिकल पार्ट है। बस यही चीज़ है, जैसे आपसे पूछेंगे कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बताओ, ये मैं मेटलर्जी का बता रहा हूँ। और अगर हम शुरुआत की बात करें मेटल नॉन मेटल की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ सकता है, इस तरह से। इसी टाइप से बस क्वेश्चन बनेंगे क्या? रटने वाला चैप्टर हाँ, केमिस्ट्री तो Chemistry रटेगा ही। मेजरली तो रटी जाएगी उसमें। चलिए जी, अब एल्यूमिनियम मेटल की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मॉल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम को अगर देखें तो नेचुरली एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, Al2O3। तो Al2O3 का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल है। Al2O3 है
Al2O3 का अगर इलेक्ट्रोलिसिस ये सिंबल होता है, क्योंकि एक सर्कल बनाकर यहाँ पर ऐसे एक बनाता है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का सिंबल होता है, चाहे सीधा लिखा है। अगर Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम अलग हो गया और ऑक्सीजन अकेला नहीं आता, हमेशा डाई एटॉमिक स्टेट में आता है। तो एल्यूमिनियम अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये बैलेंस्ड है। ये लगातार बातें चल रही हैं तुम दोनों की, क्या हो गया ऐसा इम्पोर्टेंट, इतना क्या इम्पोर्टेंट? हाँ, तो Al है और ऑक्सीजन है, Al है और O2 है। तो यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं, इसको बैलेंस करने के लिए तो 2 लगाया जाएगा। एल्यूमिनियम तो हो गया बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा ना। ऑक्सीजन का 3 है और 2 है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करो और 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन एल्यूमिनियम का 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो यहाँ 4 लगाना है, ये हो गया। अब मैं जानता हूँ कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का बताइए क्या होता है एटॉमिक नंबर? 13। अब तुम्हारा भी तो पेपर है ना कल। एल्यूमिनियम का 13 हो गया, तो 13 मतलब 283, तो 3 का मतलब क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उसमें। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एल्यूमिनियम आयन क्या बन गया? Al3+, ये हो गया। तो इसका मतलब ये कहाँ पर मिलेगा? ये पॉजिटिव आयन है, ये कहाँ पर मिलेगा? कैथोड पर, नेगेटिव वाले टर्मिनल पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल, तो जो कैथोड है, कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, तो उस पर Al3+ मिलना चाहिए हमको। अब Al3+ का मतलब क्या है कि भाई Al3+ में Al3+ कैसे बना कि एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए, -3 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं? -3 इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम था कितना? 4 Al, तो 4 एटम थे। तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 4 कितने करेंगे? 12। ठीक है, अब या तो इसको ऐसे लिख लो, या इस -12 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लो, प्लस का 12 इलेक्ट्रॉन, और इसको हटा। तो ये आपकी रिएक्शन बन गई कैथोड वाली, समझ गए? ठीक, ऐसे ही एनोड पर देखो, एनोड का मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल, ये तो लिखनी है। वो बोलेंगे नहीं कि आपको रिएक्शन मेंशन करनी है, वो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूछेंगे तो उसमें आपको मेंशन करना है। पॉजिटिव टर्मिनल हमारा एनोड है, तो एनोड पर क्या मिलेगा हमको? पॉजिटिव टर्मिनल पर नेगेटिव वाली चीज़ जाकर बैठ जाएगी। तो नेगेटिव वाली चीज़ क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का आयन क्या होता है? 2-, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने एटम है वहाँ पर? 3, ठीक है। तो आप क्या करें, आप यहाँ पर बताएं कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 एटम थे, तो एक में से तो कितना डोनेट करेगा और कितना एक्सेप्ट करेगा? बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है अभी? 8, 2,6। तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेना मतलब ऐड हो गया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। अब 3 है तो कितने हो जाएंगे? 2 3 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, इसको इधर ले आओ, -6। समझ गए? ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद आप देखेंगे, नेक्स्ट आइए, पेज नंबर 48 पर आ जाइए। ये जो है ना बी वाला, इस पर क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में 2 प्रोसेसेस होते हैं, आपने शायद सुना भी होगा, जिनके मेटल नॉन मेटल करा दिया, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। हाँ, ये 2 प्रोसेसेस हैं, तो इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। इसमें है द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स विच आर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। तो इनका रिडक्शन करवाया जाता है कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम के साथ में। अब क्या है, कंसनट्रेटेड ओर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग।
तो जो कंसनट्रेटेड ओर है, कंसनट्रेटेड ओर का मतलब क्या है कि आपने उसमें से इम्प्योरिटीज़, जिसको हम गेंगू बोलते हैं, उसको आपने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में फिर आप अगला जो प्रोसेस है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में, वो होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का। आप कैल्सिनेशन क्या सुनिए। Calcination is the process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide. ठीक है, कार्बोनेट in which a carbonate ore, calcination, C for calcination and C for carbonate, याद रखने का तरीका। ठीक, तो अगर कार्बोनेट ओर है मतलब हमको अलग अलग तरीके के ओर्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स मिलते हैं नेचर में, ज़मीन की खुदाई पर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जिंक जो है वो किस फॉर्म में मिलेगा, जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में। तो जिंक को एक्सट्रैक्ट करने का ये एक तरीका है कि आपने क्या करा, जिंक कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करा दिया। तो कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्गली हीटिंग कार्बोनेट ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर नहीं होनी चाहिए, मतलब एटमॉस्फेयर की कोई एयर नहीं होनी चाहिए, और उसको आपको स्ट्रॉन्गली हीट करना है। तो जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को आपने हीट करा, तो यहाँ पर आपने लिख दिया कैल्सिनेशन। कार्बोनेट को हीट करके तो हीट कैसे हो जाएगा? हाँ, नहीं जल जाएगा, हीट तो हो ही जाएगा। भैया आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया और वो कंटेनर पूरी तरीके से बंद है, उस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर एयर नहीं है, एटमॉस्फेरिक एयर नहीं है, तो वो हमने पूरी तरीके से गायब कर दी, मतलब वैक्यूम बना दिया अंदर, और उस कंटेनर के अंदर ZnCO3 हमने डाल दिया। लेकिन बाहर जो बर्नर है, वो बर्नर को तो ऑक्सीजन मिलेगी ना, उसको जलाने के लिए, उसको हीट कर रहा है। ठीक है, इसको बर्न नहीं कर रहा है, इसको हीट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो जिंक अकर्स एज जिंक कार्बोनेट इन कैलामाइन ओर, तो इसको कैलामाइन ओर भी बोल देते हैं, कैलामाइन ओर। समझते हैं ना क्या चीज़ होती है कैलामाइन? जानते हैं क्या होता है? हाँ? तो शाहरुख खान टाइप के लोग जो है तो काले होते हैं, वो गोरा होने के लिए लगाते रहते हैं पूरा। किसी किसी फिल्म में काला है एक्चुअली, वो किसी किसी फिल्म में ऐसा आएगा एकदम गोरा, इससे गोरा कोई है ही नहीं। ये कैलामाइन ट्रीटमेंट होता है स्किन का, जो माइकल जैक्सन ने भी कराया था। ठीक है, अपने नेचुरल कलर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया और बेचारा मर गया कैंसर से। मालूम है आपको माइकल जैक्सन को? जानते हो? माइकल जैक्सन इसी वजह से मरा था। जब मैं छोटा था तो टीवी पर कभी कभी शो आते थे, एक स्टार होता था, पॉप स्टार था बहुत बड़ा, यति नाम था उसका, YETI, यति। तो वो इंडिया में आया था और उसका जो शो है, उसका शो ताजमहल में हुआ था। तो मतलब बहुत लोगों ने बुकिंग कराई, लोग देखने जाते थे उसको। और ऐसे ही इंडिया गेट पर शो हुआ था इसका, माइकल जैक्सन का, 95 या 96 की बात है। तो हमारे स्कूल की भी ट्रिप चली गई, मैं भी पापा मैं भी जाऊँगा, हम चले गए। शायद 5 या 10 रुपये का टिकट था। तो पूरी की पूरी जो बस स्कूल की, यार वो टाइम ही ऐसा था। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी 3 महीने की फीस 1900 रुपये जाती थी। तो आप देखो ना कितना सस्ता टाइम था, है ना? हमारे टीचर्स के बच्चों की जाती है बस ये ऐसा ही है। नहीं, इतनी नहीं, उससे भी ज़्यादा ही जाती है, ज़्यादा ही जाती है। ये तो बहुत कम है। तो इसमें कन्वेंस इंक्लूड है, इसमें कन्वेंस इंक्लूडेड है। और कन्वेंस भी अच्छा खासा, मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट से और दिल्ली जाता था, तो बहुत दूर था। और आप ये देखिएगा, 5 रुपए की ब्रेड आती है, 50 की। हाँ 5 की आती थी। अरे कोल्ड ड्रिंक 3 रुपए की मैंने खुद पी है सच्ची। कोका कोला, थम्स अप वगैरह ये सब 3 रुपए की आती। तो मतलब वो जब हमने देखा तो बड़ा दूर से देखा, तो सारे बच्चों ने सबने अपने अपने सब बाइनाकुलर, पहले से ही टीचर ने बता दिया था बाइनाकुलर लेकर आना, माइकल जैक्सन को देखना। उसका मून डांस देखने गए थे सारे, तो जाकर देख रहे हैं, अरे वाह क्या माइकल जैक्सन देख रहे हैं। अब थोड़ी देर में धक्का मुक्की इतनी हुई, मैंने कहा बाढ़ में गया माइकल जैक्सन, यहाँ तो अपने कपड़े फट जाएंगे। धक्का मुक्की हो रखी थी, तो सब के सब निकल लिए वहाँ से। तो जो हमने जो उसको रियल में देखा, था तो रियल में मतलब बहुत एकदम काला था। और फिर मतलब विद द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे पता नहीं क्या क्या उसका बंदर जैसा तो मुँह हो गया, नाक की कोई सर्जरी करा रहा है, कोई आंखों की सर्जरी करा रहा है, बंदर जैसी नाक हो गई। मतलब वो उसका जो ओरिजिन था, ही वॉज अ नाइजीरियन, है ना? तो नाइजीरिया का ओरिजिन था उसका, और इतना गोरा हो गया कि जैसे पता नहीं क्या। तो तभी फिर वो कैलामाइन ट्रीटमेंट वो न्यूज़ वगैरह में आता था। तो पुरानी फिल्में देखना, शाहरुख खान की काला है, ठीक है, और ऐसे ही काजोल की पुरानी फिल्में देखना काली है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख लेना, काला काली है दोनों के दोनों। और उसके बाद जो बाद की फिल्में आई हैं,
बाद की फिल्मों में क्या गोरे हो गए एकदम। फेयर एंड लवली। इसमें कैलामाइन डलता है, इसमें कैलामाइन डलता है और एक क्रीम आती है, उसका नाम ही लैक्टोकैलामाइन है। उसमें लैक्टोकैलामाइन एक क्रीम सर आती वो है। आई थिंक कैसे स्किन में कुछ होने के लिए कुछ होता है मतलब पिंपल्स वगैरह के लिए जनरली यंगस्टर्स यूज करते हैं, टीनेज में पिंपल्स मेरे वगैरह को करते हैं ना। लैक्टोकैलामाइन आती है, उसमें ये होता है कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट। लगाने कोई इसकी नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी एक लिमिट होती है, तो लिमिट में लगाना चाहिए, ठीक है। लगा दिया पूरा कि आज ही फिर दूध सही बन जाए। आज ही फिर ऐसा बिल्कुल रोड के सामने से देखिए हाथ का मुंह का मैच नहीं कर रहा। हमारी कंस्ट्रक्शन पर कितना वॉशिंग पाउडर यूज कर रही है। हाँ, क्रॉसिंग पे बात करने के बाद चलिए जी। उसका है भी करता अच्छा, और जब मैंने पहली बार जब स्कूटर चलाना सीखा था तो तब 21 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल आता था। 21 रुपए का, सोचा है कभी? उस टाइम वो भी लग्जरी होगी। और 5 लीटर का टैंक था स्कूटर का। तो वो जैसे सर बस करो कैसे करके मारोगे। तो मतलब शायद 8th या 9th में था मैं, तो तब हमको जब सिखाया गया था ना नया नया, तो ये होता था पूरा 100 रुपये में टैंक फुल ऐसा हो जाता था। तो ये वो टाइप था। खैर तब मतलब बाकी सारी चीज़ें भी सस्ती थी, सब कुछ ही सस्ता था। चलिए देखिएगा, आज के पैसे के पैसे। जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट का कैल्सिनेशन हुआ। तो कैल्सिनेशन कुछ भी नहीं है। कैल्सिनेशन, अरे बस बस भाई उसका बेचारे का पेपर है कल। वो कुछ और ही लिख के आ जाए। हाँ, पेपर तो हार्ड रहेगा। पूरा जो मतलब जो कांच की बोतल आती है ना, कांच की बोतल ओके बारे में उसमें भी जो है ना, उसमें भी मतलब मिलिट्री कैंटीन में 1 रुपए की मिलती है। हाँ वो सब कलेक्शन होता है ना उनका। वो तो अब तो उनके भी डब्बे बहुत कम ही होते हैं। हाँ? उनके भी डब्बे बहुत कम ही होते हैं। हाँ कम होते हैं, 40% पर मिलता है उनको सामान, 40% तो उसमें भी मिलता है। मतलब एयर ट्रैवल में, रेलवे ट्रैवल में सब में 40% 50% डिस्काउंट। हाँ चलिए, तो कैल्सिनेशन देखिएगा। कैल्सिनेशन कोई अलग और अनोखा प्रोसेस नहीं है। अगर कार्बोनेट का ओर है, कार्बोनेट के ओर को इन द एब्सेंस ऑफ एयर आपने एक्सट्रीमली हीट कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने पर क्या मिलेगा? ZnO। कितने पे? ZnO अब ये डिपेंड करता है, उसकी जरूरत नहीं है, उसको छोड़ो। टेम्परेचर वगैरह याद मत करना, तुम अपना काम बढ़ा रहे प्लस CO2। अब इसी तरीके से रोस्टिंग में आ जाइए। तो क्या मिला मेरे को? ऑक्साइड और मिल गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रोस्टिंग में क्या है कि ये तो हुआ कार्बोनेट और की बात। अब अगर मान लीजिए कोई नेचुरली हमको और मिल रहा है, यानी कि सल्फाइड और मिल रहा है, तो रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड और इज स्ट्रांगली हीटेड in the presence of air to convert it into metal oxide. So zinc occurs as zinc sulfide in zinc blend ore ZnS. तो zinc blend ore भी मिलता है, नेचर में मिलता है। तो उसमें क्या है कि वो जो है भाई बात ही करनी है क्या, या कल पेपर में कुछ करना ही है। मेटल एनर्जी तुम्हारे लिए करा रहा हूँ और तुम सबसे ज़्यादा बात कर रहे हो और शायद कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा। ये कह रहा है इसे बात का था इसे वो पढ़ना है। हाँ, पढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है तुम्हारा, मुझे पता है ना। यही कुछ करके आओगे पेपर में कल। रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर को जब बहुत तेज़ी से गर्म कर दिया जाता है तब उस प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं। तो जिंक सल्फाइड है, मान लीजिए हमारे पास ये ZnS। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें अंतर क्या है, इसमें और कैल्सिनेशन में वो था इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यानी कि यहाँ पर आपको इसमें ऑक्सीजन भी ऐड करनी है और नीचे लिख देना। ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देना है इसके साथ। ऑक्सीजन का मतलब ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर, मतलब हवा की प्रेजेंस में करना है। तो वो ऑक्सीजन जितनी उसको चाहिए वो अपने आप ले लेगा वहाँ से। अच्छा, उसके बाद रोस्टिंग का मतलब फिर वही है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। रोस्ट वैसे भी जानते हैं, भून डालना, तो भूनना है इसमें। तो ZnO प्लस SO2। तो इसमें देखिएगा कि बैलेंस कर रखा है मेरे इन्होंने, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, इधर भी 2 और इधर भी 2 आगे इन्होंने बैलेंसिंग कर रखी है। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, समझ में आ गया ना। हाँ,
तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी कैल्सिनेशन से भी अगर कार्बोनेट हो रहा है तो जिंक ऑक्साइड मिल गया, अगर सल्फाइड हो रहा है तो भी हमको जिंक ऑक्साइड मिल गया। तो सल्फाइड ओर को एयर की प्रेजेंस में गर्म करना इज कॉल्ड रोस्टिंग, कार्बोनेट ओर को एयर की एब्सेंस में गर्म करना इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। और ये होता किस केस में है? ये होता है सिर्फ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के केस में। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पे है the metal oxides obtained after calcination or roasting of ores are converted to the free metal by using reducing agents like carbon, aluminium, sodium और calcium. Reducing agents like carbon, aluminium, sodium और calcium. Reducing agent का मतलब क्या है? यहाँ पर रिडक्शन करना किसका है? जब मेरे पास ऑक्साइड और आ गया तो भाई ऑक्सीजन के रिमूवल को ही तो रिडक्शन बोलते हैं, समझ रहे हैं? ऑक्सीजन के रिमूवल को ही तो रिडक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन करना किसकी हेल्प से? 4 मेटल्स दे रखे हैं, या तो कार्बन ले लो, या एल्यूमिनियम ले लो, या सोडियम या कैल्शियम, ये इन चारों की हेल्प से। तो एग्जांपल देखिए, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ कार्बन। तो कार्बन की हेल्प से देखो कैसे होगा भाई, जिंक ऑक्साइड तो मिल गया था ना, चाहे तो कार्बोनेट में से एक्सट्रैक्ट करा उसको, चाहे सल्फाइड में से करा। कार्बोनेट से करा तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड से करा तो रोस्टिंग। ZnO है मेरे पास, ZnO का रिएक्शन कार्बन के साथ करा दो तो कार्बन इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और जिंक अलग हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, सॉरी, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करते, ये लंग्स के लिए बड़ी घातक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम है। अब अगर मेटल ऑक्साइड है मेरे पास और उसका रिडक्शन मुझे एल्यूमिनियम की हेल्प से करना है तो कैसे करेंगे भाई? 4 ही है, याद रखना, बस एक नॉन मेटल है उसमें कार्बन, कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम और आपका चौथा है कैल्शियम, ठीक है, इनकी हेल्प से। तो एल्यूमिनियम है, जैसे मान लीजिए हमारे पास MnO2 है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, MnO2, तो इसका रिएक्शन अगर मैंने रिडक्शन एल्यूमिनियम की हेल्प से करा दिया तो एल्यूमिनियम जो है ये ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा MnO2। तो जब वो एल्यूमिनियम को अपने साथ ले जाएगा, ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा तो Al2O3 बन गया। अब मैं सिर्फ रॉ फॉर्म में लिख रहा हूँ रिएक्शंस। सर ये तो मैग्नीज हो। हाँ, मैग्नीज से तो बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम निकल गया होगा मुझसे, मैग्नीज। तो MnO2, the reduction of manganese dioxide with aluminum is a highly exothermic reaction। highly exothermic मतलब ये बहुत हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। उसके बाद अगला देख लीजिए भाई, ये है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में क्या है? द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल by using aluminium powder as a reducing agent is called a thermite reaction. Aluminium reduces iron oxide to produce iron metal with the evolution of lot of heat. Due to this, iron metal is produced in the molten state। इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि लोहा भी सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता, लोहा पिघला हुआ मिलता है हमको, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। एल्यूमिनियम एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हीट बहुत जनरेट करता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो देखिएगा इसमें भी वही है कि Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो क्या बनेगा? Fe मिल जाएगा, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ लिक्विड स्टेट में मिलेगा, ठीक है, और साथ में Al2O3 और साथ में लॉट ऑफ हीट, इसीलिए हाईली एक्सोथर्मिक है। बैलेंस करते रहना अपना, बैलेंसिंग को आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो लेस रिएक्टिव तो बेहद आसान भाई, 2 ही हैं, एक कॉपर और एक मर्क्यूरी, 2, ठीक। तो जरा कॉपर की, पहले मर्करी की बात करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी, मर्करी कैसे मिलता है? मर्करी जो नेचर में हमको मिलेगा, गोल्ड या सिल्वर का एक्सट्रैक्शन नहीं होता है क्योंकि वो तो नेटिव स्टेट में ही मिलते हैं, उनकी तो साफ़ सफाई होती है, नॉर्मल ढंग से धो देते हैं उसको, सही में मजाक नहीं। गोल्ड और सिल्वर जो है वो तो नॉर्मल अपना नेटिव स्टेट में ही मिलते हैं ना, तो उनके लिए कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है। ज़्यादा उनकी साफ़ सफाई करनी है, कॉपर सल्फाइड में डाल दिया बस, कॉपर सल्फेट में, सॉरी, CuSO4। CuSO4 एक ऐसी चीज़ होती है कि जो मतलब गंदी से गंदी चीज़ को भी एकदम साफ़ कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई पुराने, अगर मार्केट में आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी पुराने मार्केट में जाएंगे जहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, बर्तनों की जो दुकानें होती हैं, तो वहाँ पर जनरली लोग क्या करते हैं कि पीतल के जो पुराने बर्तन होते हैं वो ले जाते हैं और कहते हैं भैया इनको साफ़ कर देना। वो कहते हैं यहाँ कर देंगे, तो उनके पास क्या होते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, उन ड्रम में कॉपर सल्फेट भरा रहता है, उसको डुबा के रख देते हैं, 1 घंटे बाद निकालते हैं, चमचमाता हुआ निकल आता है, ठीक है ना। तो
उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एकदम साफ कर देता है, जितना भी ऑक्साइड की लेयर जमी होती है उसको हटा देता है। मर्क्यूरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाई हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर। तो मर्क्यूरी मेटल को सिंपली उसका जो सल्फाइड ओर है उसको एयर में हीट कर देते हैं। तो मरकरी जो है वो किस, उसका जो कौन सा ओर है, जो ओर है वो किस फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड के साथ में, सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा तो HgS मिलेगा। तो उसको एयर की प्रेजेंस में आपने हीट कर देना, मतलब क्या करना है, रोस्टिंग करना है। रोस्टिंग करी तो आपको क्या मिल गया, HgO मिला। HgO के बाद में फिर इसको रिड्यूस करने में प्रॉब्लम नहीं आती। नाउ व्हेन दिस मर्क्यूरी सेकंड ऑक्साइड इज हीटेड टू अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, मरकरी को अगर हीट कर दिया, सिंपली हीट कर दिया, फिर इसको रिड्यूस नहीं करवाना आपको, तो आपने क्या करा कि ये जो आपको मर्क्यूरस ऑक्साइड मिला है HgO, इसको आपको सिर्फ 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। हीट करोगे तो मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए, जैसे वहाँ पर था ना कि कार्बन चाहिए या सोडियम चाहिए या कैल्शियम या एल्यूमिनियम, तो वो नहीं चाहिए, सीधा गर्म करना है बस 300 डिग्री सेल्सियस। अगला वाला देखो, अगला है हमारे पास कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाई हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर। तो उसके सल्फाइड ओर को अगर एयर में हीट कर दिया जाए तो सबसे पहले तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा मेरे को, तो वही है Cu2S है। उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ तो Cu2 मिल जाएगा, और उसके बाद आपको Cu2O का जो रिडक्शन है वो कैसे करवाना है, वो करवाना है आपको Cu2S की हेल्प से। इस रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन वाला है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ये जो Cu2S है ना, Cu2S का जब रोस्टिंग करते हैं तो Cu बन जाता है और SO2 बन जाता है, बैलेंस उसको आप याद करना। लेकिन क्या होता है कि कुछ Cu2S जो है, जैसे Cu2S ऑक्सीडाइज हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कुछ Cu2S जो है वो अनऑक्सीडाइज्ड रह जाता है, इसमें रह जाता है, अनबर्न रह जाता है। उस बचे हुए Cu2S का ही रिएक्शन Cu के साथ करा देंगे, तो Cu का रिएक्शन करा देना है Cu2S के साथ, ठीक है, और फिर हीट कर देना है इसको। हीट करोगे तो आपके पास कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के बाद में है भाई रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स अपने आप पढ़ लेना, रिफाइनिंग का मतलब बस उसकी साफ सफाई ही है ना, और वो भी इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से करी जाती है, ठीक है। पेज नंबर 51 है, बस पेज नंबर 51 पर जो लिखा होगा और थोड़ा सा पेज नंबर 52 पर, बस ये पढ़ लेना, तो आपका मेटलर्जी कंप्लीट है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। जिंक का, आयरन का और आपका ये जो कॉपर है इसका और मर्क्यूरी का, ये याद रखो बस, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल देखते हैं। कल मैथ्स साइंस में कल फिर मैथ्स कर लेंगे, कल साइंस कर हाफ ईयरली तो लगभग खत्म होने वाले होंगे ना सबके। नहीं, अभी शुरू हुए हैं। हमारे शुरू हुए हैं, हाँ, कब है? मेरा कल दो लास्ट पेपर और है। पहला साइंस का हुआ था, अच्छा, अभी आज इंग्लिश का हुआ है। मैथ्स का मैथ्स का 27। ले आना, बीच में मिक्स डाउट्स भी ले आओगे तो भी चलेगा, कोई नहीं। जिस बच्चे का जो भी पेपर आए अपने डाउट्स मेरे पास ले आना, ठीक है। चलिए, ये पेपर खत्म हो गया, हाँ? अब तक इन्वेंटरी के पड़े हैं मेरे पास अभी तक वो। हाँ तो मैं करवा दूँ, मैंने कल ले आना, करवा दूँगा, ठीक है। चलिए, Thank you, sir. ओके।